नमस्कार दोस्तों लता मंगेशकर की ज़िंदगी पर चर्चाएं न थमने का नाम ले रही हैं और ना लेंगी। अलग अलग जावियों से, अलग अलग कोणों से, अलग अलग नज़रियों से उसकी ज़िंदगी को परखने का और जांचने का और उससे कुछ सीखने का चर्चा जो है चलता रहेगा। ये चर्चा जिसका जिक्र मैं आज आपसे कर रहा हूँ ये दो बातों पर आधारित है। एक तो बहावलपुर पाकिस्तान के एक प्रख्यात न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, और उनके एक अनुभव पर उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए जो बात कही वो बात बड़ी अहम है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने सर्जरी की जो पहली जो सीख है वो लता मंगेशकर से ली। फिर वो पूछते हैं कि आप हैरान होंगे कि सर्जरी का लता मंगेशकर से क्या वास्ता, लेकिन वो आगे कहते हैं कि जब ज़िंदगी शुरुआत होती है तो उस वक्त मैं इनके गीत सुना करता था। अक्सर जब भी एक ऑपरेशन होता तो ऑपरेशन के बाद मैं इनका कोई ना कोई नगमा, कोई ना कोई गाया हुआ गीत लगा लेता और थोड़ी राहत महसूस करता। लेकिन राहत महसूस करते करते मुझे ये भी एक एहसास हुआ कि एक एक लफ्ज़ के साथ जिस नफासत के माध्यम से लता जी एक एक लफ्ज़ के साथ इंसाफ करती हैं वो कितना दुर्लभ है। और तब मुझे ये भी लगा कि अगर इसमें से एक लय भी गलत हो जाए तो मानी भी बदल सकते हैं और उसका जादू जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये भी है कि अगर सुरों के साथ साथ अगर लफ्ज़ों को उसी रंग में डूब कर न गाया जाए तो बात नहीं बनेगी। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में सवार होती गई और मुझे लगा कि मेरा पेशा भी तो ऐसा है। उसमें थोड़ी सी भी एक गलत स्टिच या एक गलत कट देने से आदमी की जान भी जा सकती है। और जो मरीज़ जो लेटा हुआ है जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो कोई हिस्सा भी जिस्म का फालिज उसको मार सकता है, उसको पक्षाघात हो सकता है, पैरालिटिक स्ट्रोक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मुझे बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह से एक एक जैसे वो अल्फाज को जीकर उसके मानी ना बदल जाएं इस बारे में जितनी जागरूक वो रहती हैं इतना ही जागरूक मेरे जैसा अदना सर्जन भी रहता है कि कहीं कोई गलत नस ना कट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये लता मंगेशकर की ज़िंदगी और उनके फ़न, उनकी कला, उनकी गेयता और उनकी जो गायकी है उससे जुड़ी हुई हैं। अब वो मिसाल के तौर पर भी देते हैं कि लता मंगेशकर मूल रूप में एक मराठी, लेकिन मराठी होते हुए जब गायन की दुनिया से जुड़ी तो उसके बाद ये भूल गई कि वे मराठी हैं, उनको ये याद नहीं रहा। और स्थिति ये आ गई कि उनको एक बार अल्बर्ट हॉल लंदन में बहुत सारे फरमाइशें, क्योंकि अल्बर्ट हॉल लंदन में जो है वहाँ अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस देने का जो मौका है वो आज तक किसी महिला को नहीं मिला, महिला कलाकार को नहीं मिल पाया था और इनको मिला और सम्मान के साथ। और जब तालियों की गूंज के बीच मंच संचालक ने एक फरमाइश कर दी कि ये हर ज़बान में, हर भाषा में, देश की 36 भाषाओं में इन्होंने 5000 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं, तो उस वक्त ध्यान में आया कि इनसे कुछ लोगों ने फरमाइश की कि पंजाबी का भी एक कोई ना कुछ हो जाए। और उस वक्त लता जी ने बड़ी विनम्रता के साथ ये सुझाव स्वीकार किया और उस वक्त जो हीर इन्होंने गाई, हीर का जो सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि उसका तरन्नुम बिल्कुल अलग है। और हीर के उस तरन्नुम ने इनको इतना ज़्यादा व्यापक रूप से लोगों का प्यार दिया कि लोग हैरान थे कि एक ठेठ पंजाबी भी इतनी अच्छी हीर नहीं गा सकता जितनी अच्छी हीर अच्छे इंसाफ के साथ लफ्ज़ों और उसकी जो तरन्नुम की जो लहरें हैं उनके साथ इंसाफ करता हुआ कोई शख्स गाए। और लता मंगेशकर ने जिस ढंग से हीर के एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक एहसास को अपनी आवाज़ में ढाला, अपने सुरों में ढाला, वो अद्भुत था और लोग अब भी नहीं भूलते। दूसरी बात जो उनकी ज़िंदगी के बारे में वो सामने आती है कि आखिर उनके पास इतने सालों तक वो गाती रही, 90 साल की ज़िंदगी तक उन्होंने गाया। उसके बाद बीमार रहने लगे, उन्होंने गाना लगभग स्थगित कर दिया था, छोड़ा तो नहीं था, स्थगित कर दिया था।
तो तब तक की ज़िंदगी में लगातार गायकी से उनको उनकी विरासत काफ़ी समृद्ध हो गई थी और उस समृद्ध विरासत में उनको दो शौक भी लगे थे। शौक एक तो इस बात का कि अच्छी गाड़ी रखनी है। ज़िंदगी में कभी भी रिक्शा से नीचे नहीं उतर पाई शुरुआती ज़िंदगी में। बमुश्किल रिक्शा भी अफोर्ड करती थी और अक्सर कई बार तो पैदल भी जाना पड़ता था। वो उम्र ऐसी थी, वो हालात ऐसे थे कि जिन हालात में सर पर ये बोझ था कि हम 4 बहनें हैं और मुझे अब बाकी अपनी तीनों बहनों को भी खड़ा करना है और चौथे जो भाई हैं उसकी भी देखभाल करनी है और उन सब की ज़िंदगी में मेरी एक अहम भूमिका है क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और सबसे बड़ी होने का जो एहसास था वो उसने इनको मजबूर किया कि जम कर स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, जूझें हालात से। और उस तनावपूर्ण माहौल में भी इन्होंने एक-एक गीत के साथ, चाहे वो रूमानी गीत था, चाहे वो देश प्रेम का गीत था, इतना इंसाफ कर दिखाया कि वो एक अद्भुत मिसाल बन गई। और उनकी जो पूँजी है, अब ये कहा जाता है कि पैसे तो काफ़ी छोड़ गई हैं, लगभग 16 मिलियन ये कहा जाता है और मिलियन के हिसाब से अगर भारतीय करेंसी में लगे तो 120 करोड़ से भी ज़्यादा की दौलत वो नकदी के रूप में छोड़ गई हैं। उसके बाद आवास, एक ऐसा आवास जिसका नाम उन्होंने शायद भजन कुंज रखा था, तो भजन कुंज में रहती थी और भजन कुंज में एक साथ 10 परिवारों के रहने की जगह, इतना विशालकाय वो बंगला था। और ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत भी हुई तो वो भी अधूरी रह गई। उसके बारे में कहानी हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अधूरेपन के बाद लता जी ने ताउम्र पूरी उम्र शादी नहीं की और उनके लिए पूरा देश एक परिवार के समान था। शुक्रिया।